हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथ्स के पेपर के बारे में। तो मेनली डिस्कस करूँगा वो ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर क्या आंसर्स होंगे और वो वहाँ पर कैसे सोल्व होंगे। और ओवरऑल जो पेपर था स्टूडेंट्स, वो मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसके जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पर आए थे। और बाकी पेपर तो स्टूडेंट मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और यदि आपका व्यू क्या है इस पेपर में, आपको डिफ़िकल्ट लगा, पेपर आसान लगा, या इस पेपर में आपको क्या प्रॉब्लम हुई करने में, तो प्लीज़ मुझे उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। तो चलिए हम यहाँ पर इस पेपर के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट। ओके, तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है a=2, 1, 2 and 3, और यहाँ पर बोला गया देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग, देन नंबर ऑफ रिलेशन यानी ऐसे रिलेशन जहाँ पर 1,2 एंड 1,3 कंटेन हो, यानी उसके अंदर यहाँ पर हो। तो हमें वहाँ विच आर रिफ्लेक्सिव, जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। जब मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचा और एक नतीजे पे जब जाके पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी बोला है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिस्टिव है। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, अगर हम यदि कहें कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि 1,1 भी आना चाहिए था, 2,2, 3,3 एंड 4,4 यहाँ पर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 जो है वो आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं। तो जो सिमेट्रिक है उसके अंदर क्या क्या रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहला हम रिलेशन देखते हैं 1,2। तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। सेकंड यदि हम यहाँ पर देखें 1,3, तो क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए। एंड यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो वो होना चाहिए यहाँ पर 2,3, तो यहाँ पर क्या होगा वो 3,2। बट स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ट्रांजिस्टिव यहाँ पर नहीं है, बट नॉट ट्रांजिस्टिव। यदि अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टिव नहीं है तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर क्या 1,2 है, और यदि आपने यहाँ पर ले लिया 2,3, 1,2 एंड 2,3, तो यहाँ पर 1,3 है क्या, तो बिल्कुल है यहाँ पर 1,3। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर ये भी ले लिया आपने, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, वैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें, जैसे 1,3 हो गया आपका एंड 3,2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1,2, तो 1,2 भी हमारे पास यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3,2 को भी हटा देंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब ये होगा कि यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस प्रकार जो हमारा जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4, जो कि इसका ऑप्शन है यहाँ पर डी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, और वैसे तो मुझे फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब रिफ्लेक्सिव बोला गया है तो रिफ्लेक्सिव की भी 3 टर्म यहाँ पर काउंट इसके अंदर होना चाहिए थी। तो पता नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, बट यहाँ पर अगर आंसर भी आएगा तो वो आंसर जो है यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर जो लेते हैं वो सेकेंड यहाँ पर लेते हैं। तो सेकेंड यहाँ पर क्या है आपका, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 यहाँ पर किस पे होगा, 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर लिख देंगे π/3 माइनस, यहाँ पर जो सेक इनवर्स -2 है, तो मैंने आपको बताया था कि सेक इनवर्स -x जो होता है वो होगा यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और इस प्रकार यहाँ पर आ गया π/3 माइनस का पाई, माइनस माइनस यहाँ हुआ प्लस, एंड सेक इनवर्स 2। तो सेक इनवर्स 2 की मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो सेक इनवर्स 2 यानी किस पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, और 60 डिग्री का मतलब यहाँ पर हो गया π/3।
तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/3 एंड π/3, तो π/3 एंड π/3 हो जाएगा 2π/3 माइनस का पाई, तो ये यहाँ पर जो आ जाएगा 2π माइनस 3π/3, जो कि यहाँ पर आ जाएगा आपका -π/3 आंसर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी, जो कि है -π/3 आंसर। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर आपको यहाँ पर दे रखा है 3/3, ईच एंट्री, जो कि एंट्री यहाँ पर क्या होगी 0 या 1। तो स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में साथ लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि 0 एंड 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 पॉसिबल है, या तो 0 या 1, एंड 3 × 3 यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 9। तो इसको करने का यहाँ पर तरीका ये है कि 2 की पावर हम लिख देंगे 9। 2 यहाँ पर क्यों लिया, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी, केवल 0 या 1 की, तो 2 नंबर है हमारे पास, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हो गया यहाँ पर 3 × 3 9, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 2 की पावर 9, और 2 की पावर जो 9 है वो हो जाएगा यहाँ पर 512। तो इस प्रकार जो थर्ड वाला जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 512। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए एक यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर यहाँ पर कितना है 2 है, देन आपको यहाँ पर ये बताना है कि डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए थे। तो देखो यहाँ पर ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का निकालना है तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ पर लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आपने पढ़ा हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर होता है ए की पावर n-1, और n यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में आपको ऑर्डर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे a की पावर, यानी डिटर्मिनेंट a होता है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 2 - 1, यानी कि ये हो गया आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट a। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट a इन्वर्स होगा वो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर डिटर्मिनेंट a की अपॉन में ये भी जो है डिटर्मिनेंट a की, तो यहाँ से ये हुआ कैंसल, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार जो 1 है यहाँ पर इसका सी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो 5th वाला यहाँ पर है f(x) = 0 to x t sin t dt, और हमें यहाँ पर जो निकालना है वो है यहाँ पर f'(x). तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का साइन जो है वो आप हटा देंगे। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख देंगे t sin t, बट जैसा कि यहाँ पर 0 से x थी, इसलिए हम क्या करेंगे t के प्लेस पर जो है वो यहाँ पर x रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट यहाँ पर होते हैं। तो यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन साइन है वो यहाँ पर हट जाएगा, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इस t के प्लेस पर x यहाँ पर रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर b। अब हम यहाँ पर जो है सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर पहला जो है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज, तो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन क्या होते हैं पहले वो कंटिन्यूस होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंटिन्यूस। ओके, तो जितने भी यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर कंटिन्यूस होंगे। और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिसका कई स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर नहीं आया होगा। वो ये था कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाई दी सर्कल, आपको क्या दे दिया यहाँ पर, सर्कल दे दिया गया है x² + y² = 4, और कौन सी लाइन के बीच में है, x = 0
एंड वाई इक्वल्स टू 2। तो यदि इसको आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी करें तो हमें क्या चाहिए था कि x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए। अगर आप लिमिट भी देखेंगे, यदि आप ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर y dx वाला, तो भी हमें यहाँ पर लिमिट पूरी इसकी चाहिए। तो x की जगह तो आप 0 रख देंगे, बट यहाँ पर y की लिमिट आप नहीं रख पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस y के प्लेस पर 2 यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 यहाँ पर हमने रखा तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी x आ गया यहाँ पर 0, यानी 0 से 0। तो 0 से 0 अगर दोनों लिमिट सेम है तो यानी कि इसका जो एरिया होगा यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स का जो सेकंड वाला है, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा 0। अब हम यहाँ पर थर्ड की बात करें, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्थ ऑर्डर। यदि स्टूडेंट जितने यहाँ पर क्या होता है, आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखे होंगे कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमें डिफरेंशिएशन वहाँ पर करना पड़ता है। तो 4 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ, और 4 बार डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर तभी करते हैं जब हमें जो है 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा यहाँ पर 4। और ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये क्वेश्चन था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4th। तो जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। और किसकी निकालना है यहाँ पर, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। तो स्टूडेंट ये जो d होती है एक्चुअल में ये क्या होगी, यहाँ पर ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यदि आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा d। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 5th, जो कि मैंने क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था और मैंने एज अ एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपको ऑब्जेक्टिव वाले लेक्चर में बताया था। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल दी कांस्टेंट इंक्लूडिंग द नॉन निगेटिव, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिजिबल रीजन कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी जो क्लास में जो है डिस्कस किया था और सेम जो है यहाँ पर एग्जाम में आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि है ट्रू फॉल्स का। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, इफ़ ए एंड बी यहाँ पर 2 इवेंट्स है और यहाँ पर ये जो है वो 0 के इक्वल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपको बोला गया है पी बी अपॉन ए जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर देन ए जो है वो सबसेट होगा बी का। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप कैसे यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि बी इंटरसेक्शन ए और यहाँ पर आ गया आपका पी ए इक्वल्स टू 1। तो पी ए यहाँ पर जो आया है वो आ जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। और यदि स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल अगर पी ए आ गया, ओके, यानी कि कुछ भी यहाँ पर बी जो है वो पी ए से ज़्यादा ही होगा, तभी यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन है वो पी ए के यहाँ पर इक्वल हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो पहला जो इसका आंसर है 3rd का वो यहाँ पर आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ए की यहाँ पर सही बोलने की, सत्य बोलने की जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है आपको, 4/5 यहाँ पर दे रखी है। एक कॉइन जो है वो टॉस्ड यहाँ पर करता है, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर, और वो कहता है कि यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर क्या आया है, आपका हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज़ 4/5। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या एक्चुअली जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/5 होगी क्या? तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो 4/5 जो प्रोबेबिलिटी है जो इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है वो स्पीक ट्रूथ यानी सत्य बोलने की दे रखी है। और जब यहाँ पर जो ए है वो अगर हेड बोल रहा है तो हेड बोलने का मतलब हमें तो नहीं पता यहाँ पर कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अगर सत्य बोलते हैं यानी ट्रू बोल रहे हैं तो 4/5 होती, और यदि फॉल्स बोलते तो होती यहाँ पर 1/5। लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपका फॉल्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इन द फिजिबल सॉल्यूशन। यदि कोई भी पॉइंट है जो कि फिजिबल रीजन से यहाँ पर बाहर है तो उसको हम यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा कि जितनी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टेंट्स दे रखे होते हैं, यानी कि जितनी भी आपको कंडीशन दे रखी होती है, उनको हम सोल्व करके जो निकालते हैं वो होता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ यदि हम बात करें कि जो आउटसाइड है फिजिबल रीजन के, वो फिजिबल सॉल्यूशन को यहाँ पर नहीं बताएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ पर होगा फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फोर्थ। इसको तो मैंने यहाँ पर क्लास में ही डिस्कस किया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, और आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रहा है 0। इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द वेक्टर सम ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रेंगल टेकन इन ऑर्डर इज 0 वेक्टर। तो बिल्कुल होगा कि अगर मान ली जाए कि ये वेक्टर है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये ट्रेंगल है ABC, तो हम यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिखें AB प्लस BC प्लस CA, तो इनका जो टोटल सम होगा वो कितना होता है? यहाँ पर 0 होता है। तो इस प्रकार जो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ पर होगा ट्रू। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैच द करेक्ट पेयर्स। तो मैच द कॉलम के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो मैच द कॉलम तो वैसा आसान थी अगर आपने फॉर्मूला लर्न करें, तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि जो कोटेक्स है, फर्स्ट जो है यहाँ पर कोटेक्स, ओके, और इसका जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ पर होगा log sin x, यानी इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर होगा F log sin x, ओके। सेकेंड वाला जो है यहाँ पर 10x का यहाँ पर जो होता है एक्चुअल में log होता है वो sec x, यानी 10x का यहाँ पर सेकेंड वाले का जो होगा वो होगा यहाँ पर D log sec x प्लस c। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड है वो यहाँ पर है dx अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर जो स्टूडेंट इसका आंसर होगा वो होगा log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है, ये ई वाला है यहाँ पर, ओके। तो इसका आंसर है यहाँ पर ई। इसका जो नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ, जो कि है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये जो होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a यहाँ पर होगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा आपको a। फिफ्थ यहाँ पर जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर होता था 1/2 एक्स प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जैसा कि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस ही होगा। तो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है यहाँ पर बी। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो है आपकी मैच द कॉलम यहाँ पर होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वन वर्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है यहाँ पर वन वर्ड। तो वन वर्ड के अंदर यहाँ पर क्या है? जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो यहाँ पर हमें बताना है, रेट ऑफ चेंज बताना है किसका? एरिया का ऑफ अ सर्कल, जो कि आर के यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। और आर इक्वल्स टू आपको यहाँ पर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा भी था आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत आईएमपी है और एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम DA/dr यानी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पर 2πr, और r की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 6 × 12 पाई सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज जो है एरिया का वो यहाँ पर 12 पाई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें यहाँ पर क्या करना है? इक्वेशन बताना है। किसकी बताना है यहाँ पर स्टूडेंट्स? नॉर्मल की हमें इक्वेशन यहाँ पर बताना है।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर है 4y। अब और पॉइंट जो आपको यहाँ पर दे रखा 8.1, 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो नॉर्मल की यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो यहाँ पर होगा 2x इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर जो हो जाएगा dy/dx। ओके, तो dy/dx है यहाँ पर आ गया आपका 2x/4 यानी ये होगा यहाँ पर x/2 और x के प्लेस पर हम लिख देंगे 1/2। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर स्लोप है ये किसकी स्लोप है, इसकी टेंजेंट की है। अब हम यहाँ पर जो स्लोप देखेंगे वो नॉर्मल की। तो स्लोप की नॉर्मल का मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर कंसेप्ट बताया था, वो था यहाँ पर जैसे कि अगर 1/2 है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर 2/1। और मैंने आपको बताया था कि इसका हम जो साइन है वो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। तो साइन जैसे यहाँ पर जो स्लोप है, अब इसका साइन यहाँ पर जो है प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। तो इस प्रकार ये जो स्लोप होगी वो किसकी होगी, यहाँ पर इसके नॉर्मल की होगी। अब हमें जो है यहाँ पर इसकी इक्वेशन बताना है। तो आपको यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या गिवन है, 1,2 यहाँ पर गिवन है। तो इक्वेशन का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 है यहाँ पर 2, m यहाँ पर हो गया -2 एंड x यहाँ पर जो x1 वो है यहाँ पर 1। तो इस प्रकार यहाँ पर हो गया y माइनस 2x एंड यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस का 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई और ये यहाँ पर आ गया आपका 2 + 2 जो कि हो गया यहाँ पर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रकार से जो इसका यहाँ पर आंसर आ गया और ये जो है यहाँ पर इसकी क्या है, इक्वेशन है यहाँ पर नॉर्मल की। अब यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है यहाँ पर वो है आपका f(x) इक्वल्स टू 3x² प्लस 15x प्लस 5। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02। हमें यहाँ पर क्या करना है, 3.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यहाँ पर हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जो है यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो है यहाँ पर f' जो कि आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। और जब भी हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअल में जो हो जाएगा वो ये होता है कि f(x) प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx इंटू ∂x। इस ∂x का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो यहाँ पर वैल्यू है पॉइंट के बाद यानी कि 0.02 और इस dy/dx का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका f'(x). तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है वैल्यू यहाँ पर x की पुट कर देंगे। तो कि x की यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू वो लेंगे हम यहाँ पर 3। तो जैसा यहाँ पर आ जाएगा f'3 वो आ गया यहाँ पर 6 × 3 प्लस 15। और यहाँ भी जो f(x) होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, x की जगह हम रख देंगे 3। तो यहाँ भी हम इसको पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 15 × 3 प्लस यहाँ आ गया आपका 5। तो 3 का स्क्वायर 9। ओके, 9 × 3 = 27, 15 × 3 यहाँ पर हो गया 45 प्लस 5। तो यहाँ पर आ गया आपका 50 एंड ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 27 यानी कि ये हो गया आपका यहाँ पर 77। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या आ जाएगी आपकी f'(x) है। इसका मतलब क्या हुआ था f3 प्लस इस dy/dx का मतलब। ओके, तो वो आ जाएगा आपका f'3 एंड ∂x। f3 अभी हमने यहाँ पर निकाला जो कि आपका 77 प्लस f'3 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे। 6 × 3 = 18 प्लस 15 तो यहाँ पर आ गया ये 33। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 33 एंड ∂x था। तो ∂x यहाँ पर कितना है 0.02। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 यानी 0.66 और इस प्रकार ये आ गया आपका 77.66। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी
77.66 होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ पर बोला गया है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, और यहाँ पर हमें स्लोप बताना है नॉर्मल की। ओके, वही हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x यानी कि 2 2 जा 4x प्लस 3 sin x यानी sin x का यहाँ पर हो जाएगा cos x, और यहाँ पर हम करेंगे अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, तो यहाँ हो गया 0 प्लस यहाँ हो गया 3। तो ये स्टूडेंट जो स्लोप है यहाँ पर, ये किसकी स्लोप हो जाएगी आपकी टेंजेंट की। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल की स्लोप बताना है, तो नॉर्मल की यहाँ पर जो स्लोप होगी वो होगी यहाँ पर -1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई स्टूडेंट को ये भी नहीं आया होगा क्योंकि कहीं ने यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू को नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर टोटल रिवेन्यू जो है वो दे रखा है RX जो है वो यहाँ पर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, एंड यहाँ पर आपको निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल जो रिवेन्यू है यहाँ पर 8x इक्वल्स टू 5 पर आपको निकालना है, जब व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, जब भी अगर आपको मार्जिनल रिवेन्यू अगर निकालना हो और आपको यहाँ पर टोटल रिवेन्यू दे रखा हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो मार्जिनल जो रिवेन्यू है वो यहाँ पर टोटल रिवेन्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dr/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 36, और यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है x इक्वल्स टू 5, तो हम यहाँ पर रख देंगे x की जगह 5, तो 6 इंटू 5 प्लस 36, तो यहाँ पर हो गया 6 5 जा 30 प्लस 36, तो इस प्रकार ये हुआ यहाँ पर 66 आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा ऑब्जेक्टिव के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में आने वाला है। तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।